तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एडू फोकस क्लासेस में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम आईएएस कोड 456 2000 आरसीसी की एक कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। हमने इस सीरीज के पार्ट 10 तक कवर कर लिया था। आज हमारा इस सीरीज का है पार्ट 11। ठीक है, अब पार्ट 11 के बाद हमारा एक ही पार्ट बचता है, वो है हमारा पार्ट 12। आज हम पार्ट 11 में कवर करेंगे सेक्शन 5 आईएएस कोड की, और उसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड में जितने भी फर्दर टॉपिक्स आते हैं वो आज हम इसमें पूरे के पूरे कवर करेंगे। और फिर कल जो हमारा पार्ट 12 होगा उसमें हम करेंगे सेक्शन 6 आईएएस कोड की, जो कि हमारी होगी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, तो आइए हम पार्ट 11 का आज स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आज, आइए देखते हैं, वो है हमारा लिमिट स्टेट की डेफिनेशन। ठीक है, तो आइए लिमिट स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलियर ऑकर्स इज कॉल्ड ए लिमिट स्टेट। ठीक है, द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर ऑकर, बिफोर फेलियर से पहले उसको हम कहेंगे लिमिट स्टेट। ये क्वेश्चन जो ये डेफिनेशन है एसएससी जेई 2019 में आई थी कि बताइए लिमिट स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। आपको क्वेश्चन में ऊपर यही डेफिनेशन एज इट इज लिखी थी कि द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर्स ऑकर इज कॉल्ड ए, ऑप्शन थे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे, इसका आंसर था लिमिट स्टेट। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से पता चल गई होगी। आप साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि हमारा है सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सरफेस विड्थ ऑफ द क्रैक्स शुड नॉट इन जनरल एक्सीड 0.3 mm in members where cracking is not harmful and does not have any serious adverse effects। मतलब जहां पर हमारे सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं है उस केस में जो हमारी सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक है वो इन जनरल एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कितने से? 0.3 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपॉन द प्रिजर्वेशन ऑफ reinforcing steel nor upon the durability of the structures। ठीक है, तो यह है हमारा पहला पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इन मेंबर्स वेयर cracking in the tensile zone is harmful either because they are exposed to the effects of the weather or continuously exposed to moisture or in contact soil or groundwater, and upper limit of 0.2 mm is suggested for the maximum width of cracks। देखिए ये आपको कंडीशन मेंशन होगी कि एक्सपोज टू द इफेक्ट ऑफ द वेदर और कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज टू मॉइस्चर और इन कॉन्टेक्ट सॉइल और ग्राउंड वाटर। अपर लिमिट हम क्या लेते हैं सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक की, कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, उस केस में हमारा आएगा 0.2 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूंगा इन तीनों पॉइंटों का। पहले हम ऊपर ऊपर से ये तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो पढ़ते हैं हम। फॉर पार्टिकुलरली एग्रेसिव इन्वायरमेंट सच एज द सीवियर कैटेगरी द असेस्ड सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक्स शुड नॉट इन जनरल एक्सीड 0.1 mm। अब एग्रेसिव इन्वायरमेंट के केस में जैसे हो गया हमारा सीवियर कैटेगरी, उस केस में जो सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक होगी वो 0.1 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये याद रखिए आप। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको तीनों पॉइंटों की कंक्लूजन बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये नीचे जो कंडीशन दी है रेड मार्क किया हुआ है कि सीवियर कैटेगरी है, उस केस में सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए? 0.1 mm। ठीक है, ये आ गया। अगर आपको पूछे कि कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज टू वेदर और इन कॉन्टेक्ट सॉइल और ग्राउंड वाटर अपर लिमिट कितनी होती है, उस केस में आएगा 0.2 mm। और अगर पूछे जहां पर सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं उस केस में क्या आएगा? 0.3 mm आएगा उस केस में। अब एग्जाम में कंडीशन के एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से पूछा जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ, वेट। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ अच्छे से एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा हमारा आएगा माइल्ड। जो ये 0.3 mm लिखा है ना, ये हमारा
सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक होगी कौन से एक्सपोजर कंडीशन की? माइल्ड की। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके बाद जो ये 0.2 mm है, ये हमारी होगी मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन की सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक। इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अब ये 0.1 mm है, ये होगी हमारी सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन की सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, उसका आंसर होगा 0.3 mm। अब आपको एक टेबल बना के लिख देना है। ठीक है, अब पूछ लें आपसे बताइए सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, उस केस में आपका क्या आंसर होगा? उस केस का आंसर होगा 0.2 mm। अब आपसे पूछ लें कि बताइए सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन, उस केस में आपका आंसर होगा 0.1 mm। अब मैंने आपको पांचों एक्सपोजर कंडीशन की सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक की लिमिट जो होती है वो बता दी है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए। देखिए, जो सबसे पहले पूछेंगे अगर कि बताइए सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उस केस में आएगा आपका 0.3 mm। ठीक है, अगर पूछ लें सरफेस विड्थ ऑफ द क्रैक कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, उसका आंसर होगा 0.2 mm। अगर पूछ लें आपसे कि सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन, उस केस में इन तीनों कंडीशन में के केस में उसका आंसर होगा 0.1 mm। ठीक है, अब मैंने आपको अच्छे से बता दिया सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक किस केस में क्या वैल्यू आएगी। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं अपने, जो है हमारा, आइए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। ये आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। देखिए, जब हमने आईएस कोड की ये सीरीज स्टार्ट की थी, तो जब हमने पार्ट 2 किया था, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अगर किसी को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डेफिनेशन अच्छे से समझ नहीं आई है, आप एक बार पार्ट 2 देखना। पार्ट 2 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि एग्जाम में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स दैट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। कितने कितने से ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट टू फॉल करनी चाहिए? नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, एग्जाम में इसकी आपको ये परसेंटेज पूछते हैं, वो भी फिलअप के फॉर्म में ऐसे फिलअप होगी। आपको बोलेंगे द टर्म कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मींस दैट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन, फिलअप होगी, ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ऑप्शन होंगे 5%, 6%, 7%, 8%। उस केस में आंसर होगा 5%। ठीक है, या तो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि that value of the strength of material below which not more than 5% of the test results are expected to fall is called, फिर उसका आंसर आएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इन डिटेल अच्छे से समझना है तो ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 में कवर कराया हुआ है, अब एक बार वो जाके देखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा है, ये हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मींस दैट वैल्यू ऑफ लोड which has a 95% probability of not being exceeded during the life of the structure। कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी एक्सीड नहीं करेगा? 95% ऑफ द प्रोबेबिलिटी है नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी एज इट इज डेफिनेशन आई हुई है कि बताइए दैट वैल्यू ऑफ लोड which has a 95% probability of not being exceeded during the life of structure is known as characteristic load।
ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई के एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये दोनों आ चुके हैं। ये दोनों डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये दोनों डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड। ये तो हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब हम इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है उनके आईएस कोड क्या क्या होते हैं, आइए वो देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले है डेड लोड। डेड लोड का आईएस कोड होता है आईएस 875 पार्ट 1, ठीक है। फिर होता है इम्पोज लोड। इम्पोज लोड का जो आईएस कोड होता है वो होता है आईएस 875 पार्ट 2, ठीक है। फिर होता है विंड लोड। विंड लोड का जो आईएस कोड होता है वो होता है आईएस 875 पार्ट 3। फिर होता है स्नो लोड। स्नो लोड का जो आईएस कोड होता है वो होता है आईएस 875 पार्ट 4। और फिर सिस्मिक फोर्सेस, ये अर्थ के रिलेटेड है। अर्थ के रिलेटेड है, जो आईएस कोड होता है वो होता है आईएस 1893। ये डिजाइन और स्ट्रीट स्ट्रक्चर हम जब पढ़ेंगे ना, तब इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए इसका डिफरेंट डिफरेंट आईएस कोड का बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। और जब हम डिजाइन और स्ट्रीट स्ट्रक्चर में भी ये आएंगे, जो विंड लोड है, स्नो लोड है, सिस्मिक फोर्सेस है, ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उस टाइम भी, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं फिर से आपको एक बार फिर ये लोड का पूरा रिपीट करा देता हूँ। देखिए, डेड लोड के लिए जो आईएस कोड होगा वो होगा आईएस 875 पार्ट 1। इम्पोज लोड के लिए जो आईएस कोड होगा वो होगा आईएस 875 पार्ट 2। विंड लोड के लिए जो आईएस कोड होगा वो होगा आईएस 875 पार्ट 3। स्नो लोड के लिए जो आईएस कोड होगा वो होगा आईएस 875 पार्ट 4। और सिस्मिक फोर्सेस, ये अर्थक्वेक रिलेटेड होता है, इसका जो आईएस कोड होगा वो होगा आईएस 1893, ठीक है। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो ये आई होप ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आई होगी, और ये जो मैंने पिछली जो लिमिट्स बताई हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, जो है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम देखते हैं, सबसे पहले इसका आता है फॉर्मूला। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या होता है वो आता है सबसे पहले एग्जाम में। आइए देखते हैं, ये फॉर्मूला है। डिजाइन स्ट्रेंथ को हम एफ डी के साथ डिनोट करेंगे। ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल क्या हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, ठीक है। ये हम जब हम फॉर्मूला न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब आपको बताएंगे मटेरियल क्या हो सकता है इस केस में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्रोप्रिएट टू द मटेरियल। ये भी कंक्रीट भी हो सकता है मटेरियल, स्टील भी हो सकता है मटेरियल, ठीक है। ये एसएससी जेई के एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्रोप्रिएट टू द मटेरियल एंड द लिमिट सेट बीइंग कंसीडर्ड। आई होप ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ये सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल फॉर्मूला वाइज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर डिजाइन लोड का पूछते हैं। आप बताइए कि डिजाइन लोड का फॉर्मूला क्या होता है। डिजाइन लोड इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। ये हो गया हमारा डिजाइन लोड। डिजाइन लोड के केस में हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, और डिजाइन स्ट्रेंथ के केस में हमने डिवाइड किया हुआ है। वैल्यूज दोनों सेम है। यहाँ पर यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक लोड है, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोडिंग है, यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल है। बेसिकली आपसे जनरली ये आपको ये फॉर्मूला पूछते हैं सीधा कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या फॉर्मूला होगा। उस केस में होगा, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल। अब डिजाइन लोड के लिए क्या होगा, डिजाइन लोड के लिए होगा कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये होगा हमारा। ये आपको ये दोनों के दोनों फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो मैं जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये दोनों के दोनों फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और डिजाइन लोड के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो देखते हैं वो क्या है। ये है हमारा टेबल, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स के लिए जो टेबल है वो हमको ये याद रखना है। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये टेबल पूछा जाता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर आपको लोड कॉम्बिनेशन मेंशन है, और यहाँ पर एक टॉपिक है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब यहाँ पर आपको तीन लोड मेंशन है, आप ध्यान से समझना, ये मैं आपको टेबल रफ में भी बना के बताऊंगा। डेड लोड, इम्पोज लोड और विंड लोड, यहाँ पर आपको ये तीन टेबल मेंशन है, ठीक है। अब ये तीन लोड मेंशन है, तो ये तीन लोडों का सबसे पहले कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस इम्पोज लोड। डेड लोड प्लस इम्पोज लोड के केस में जो लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ कोलैप्स की वैल्यू होती है वो होती है 1.5, ठीक है। विंड लोड की होती है 1, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केस में वैल्यू होती है 1 और 1, यहाँ पर नील, कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब डेड लोड प्लस विंड लोड का कॉम्बिनेशन है, उस केस में वैल्यू होती है 1.5 और 0.9, इम्पोज लोड की मेंशन नहीं है, और विंड लोड का आएगा 1.5, और यहां पर डेड लोड प्लस विंड लोड की 1, नील 1। अब डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड तीनों को कंबाइन किया है, तीनों की एक ही वैल्यू होगी 1.2, 1.2, 1.2, तीनों की सेम वैल्यू होगी उस केस में। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केस में डेड लोड की वैल्यू होगी 1, इम्पोज लोड की वैल्यू होगी 0.8 और विंड लोड की वैल्यू होगी 0.8। अब यहां पर मेंशन है 1.5 और 0.9। 1.5 कब आएगा, 0.9 कब आएगा, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, डेड लोड प्लस विंड लोड सेकंड। देखिए 0.9 तब आएगा जब आपको ये जो थर्ड पॉइंट की जो स्टेटमेंट लिखी है ना, दिस वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड व्हेन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल। जब ये स्टेटमेंट मेंशन होगी ना, उस केस में आपको 0.9 लेना है, अदरवाइज आपको 1.5 ही लेना है जनरल। अगर ये जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो मेंशन होगी, उस केस में आपको 0.9 लेना है, नहीं तो अदरवाइज आपको 1.5 ही लेना है, ठीक है। अब मैं आपको ये टेबल रफ में भी बना के बताता हूँ अच्छे से कि इस टेबल की वैल्यूज कैसे कैसे आएंगी। आओ मैं आपको एक बार ये टेबल रफ में बना के बताता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। दूसरा है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। इसमें है डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, यहां पर भी यही है, डेड लोड, इम्पोज लोड और विंड लोड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले हमने लिया डेड लोड की कॉम्बिनेशन लिया, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड का, क्योंकि तीन ही लोड मेंशन है, सबका कॉम्बिनेशन हम लेंगे, ठीक है। इस केस में इसकी वैल्यू होगी 1.5, इसकी 1.5, विथ नील। तो यहां पर मेंशन होगी अगली, इसकी वैल्यू होगी 1, 1, और इसकी वैल्यू होगी नील। जो लोड आपको मेंशन नहीं होगा ना, उसकी वैल्यू आपको सिर्फ नील रखनी है, कोई वैल्यू नहीं आएगी उस केस में, आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा डेड लोड प्लस विंड लोड। अभी हमने इम्पोज लोड तो ले लिया, अब विंड लोड देखते हैं। उस केस में वैल्यू देखिए 1.5। अब इम्पोज लोड की वैल्यू क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि लोड तो वो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर 1.5। अब इस केस में 1 यहाँ पर आएगा, इम्पोज लोड मेंशन नहीं है, नील, विंड लोड का 1। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा। अब हम वैल्यू लेते हैं तीनों के कंबाइन, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड। उस केस में तीनों की वैल्यू होगी 1.2, 1.2 और 1.2, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में वैल्यू होगी 1, 0.8, 0.8। अब आपको आई होप ये टेबल समझ आ गया होगा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए डेड लोड प्लस इम्पोज लोड के केस में इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डेड लोड की वैल्यू कितनी होती है, तब उसका आंसर होगा 1.5। अच्छा अब आपको ये समझ आ गई क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखो, अब 1.5 जनरल पूछा होगा, अब 0.9 कब आएगा, मैंने आपको बताया जब स्टेटमेंट मेंशन होगी
स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल। जब ये स्टेटमेंट मेंशन हो उस केस में आपका 0.9 आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं और 0.9, जब वो लाइन मेंशन होगी उस केस में आपको 0.9 आएगा। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, जब हम इसके PYQ लगाएंगे ना, तब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में, तब मैं आपको टेबल भी साथ साथ में दिखाऊंगा और साथ साथ में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर। ठीक है, फ्लेक्सर हमारा टॉपिक है। अब इसकी अजम्पशंस हैं जो एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले अजम्पशन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। डिजाइन फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर शैल बी बेस्ड ऑन द अजम्पशंस गिवन बिलो। पहली अजम्पशन क्या है हमारी, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मतलब कि ये प्लेन ही रहेगा आफ्टर बेंडिंग भी, रिमेन प्लेन। ठीक है, दूसरी assumption क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। देखो, अब मैं आपको पहली जो स्टेटमेंट है वो बताता हूँ, वो पेपर में कैसे पूछी है। वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऐसे पूछ लेंगे। बोलेंगे प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस नॉट रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, एक में लिख देंगे रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो आपका आंसर होगा प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, ये पूछ लेंगे ऐसे, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। SSC जेई 2018 में ये क्वेश्चन आया था। सिंपल ये पूरी स्टेटमेंट दी थी कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज, ऑप्शन थे ये नीचे 0.0035, 0.0025, 0.0015, 0.0065, इसका आंसर था 0.0035 इन बेंडिंग। ये ऊपर स्टेटमेंट पूरी दी थी, लास्ट में ये पूछा गया था। तो ये अजम्पशंस आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आइए अब थर्ड अजम्पशन पढ़ते हैं। थर्ड अजम्पशन है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगी, इग्नोर्ड होगी इस केस में। अब फोर्थ ऑप्शन, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, ये आपका फॉर्मूला होगा उस केस में। देखो, अब ये क्वेश्चन ए जेई स्टेट एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का भी है। आपको सिंपल ऊपर ये स्टेटमेंट दी हुई थी कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, नीचे आपको फॉर्मूला पूछा गया था, तब इसका आंसर होगा Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। एक तो ये होगा कि आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ लेंगे, एक होगा सपोज कीजिए आपको Fe250 मेंशन होगा और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी स्टील की वैल्यू दी होगी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप पूछ लेंगे बताइए इसकी मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट कितनी होगी, फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है, Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। अब Fy क्या होगा हमारा, देखिए Fe250 में जो ये 250 है ना, ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fy के साथ। तो Fy हो गया हमारा 250 अपॉन 1.15 ES। अब ES क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टील, 2 × 10⁵ प्लस 0.002। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, दो जैसे जैसे पूछते हैं मैंने दोनों आपको बता दिए। एक तो आपसे सीधा न्यूमेरिकल वाला पूछ लेंगे, एक तो आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ लेंगे। ठीक है, आई होप ये चारों की चारों assumption आपको अच्छे से समझ आई होंगी, और ये चारों की चारों आपने assumption याद रखनी ही रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों की चारों। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे। वो है हमारा ये अगली assumption, ये हमारी फिफ्थ assumption है।
देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड द स्ट्रेन इन कंक्रीट मे बी अज्यूम टू बी रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइड भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, और एनी अदर शेप which results in production of strength in substantial agreement with the results of test and acceptable stress and curve in given in figure 21। हम फिगर 21 देखेंगे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर डिजाइन पर्पसेस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर shall be assumed to be 0.67 times the characteristic strength। अब हम यहाँ रुकते हैं। ये क्वेश्चन एई एग्जाम में पूछा गया था। सिंपल जो एज इट स्टेटमेंट आई थी कि फॉर डिजाइन पर्पस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर शैल बी अज्यूम्ड टू बी, ऑप्शन दे 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 0.77, 0.87, 0.57, 57। इसका आंसर था 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब आगे क्या लिखा है, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसको हम डिनोट करते हैं गामा एम के साथ, ठीक है, इक्वल टू 1.5 शैल बी अप्लाइड इन एडिशन टू दिस। या जो ये ऊपर फॉर्मूला दिया है इसको हम 1.5 भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी ये जो लाइन है ना, ये अभी हम डायग्राम में देखेंगे और आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब ये नीचे नोड लिखा है कि आपको पढ़ना है एसएससी जेई 2020 में इसमें से क्वेश्चन बना था एक, ठीक है। तो देखते हैं नोड में क्या लिखा है। For the stress strain curve in figure 21, the design stress block parameter are as follows। सबसे पहले एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का फॉर्मूला होता है 0.36 FC के XU। और ये अगला डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है 0.42 XU। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आ चुका है। एज इट इज स्टेटमेंट दी थी, बताइए डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन, उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, तब उस केस में फॉर्मूला होगा 0.42 XU, ठीक है। अब XU क्या होता है, XU हमारा होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एफसीके आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, एफसीके हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये नोट। इस नोट में से या तो एक वैल्यू पूछते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का फॉर्मूला बताइए, वो होता है हमारा 0.36 FCK XU, या पूछते हैं ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी होगी, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन इज इक्वल टू, उसका आंसर होगा 0.42 XU, ठीक है। अब ये आपको मैं पूरा बताता हूं डायग्राम में, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। आइए देखते हैं डायग्राम। ये है हमारी फिगर 21 और ये है हमारी फिगर 22। सबसे पहले जो अभी हमने स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर देखे ना, उसमें देख बताता हूं मैं। ये देखिए, ये है हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का फॉर्मूला। अब ये 0.42 XU, ये अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी, डेप्थ ऑफ द, एक मिनट मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ। ये पढ़ी ना हमने, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन, ये है हमारा सेंटर, ये सेंटर आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.42 XU। ये आपको याद रखनी है, एसएससी जेई में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एज इट इज जो पीछे स्टेटमेंट है वो एग्जाम में आई थी और आपको सीधा ये फॉर्मूला पूछा था उन्होंने, फॉर्मूला बताइए इसका फॉर्मूला कितना होगा, ठीक है। अब हम ये डायग्राम देखते हैं, आइए देखो। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज स्टेटमेंट में पूछते हैं, जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट है, ये हमारा पैराबोलिक होता है, जो कितने तक होता है, ये देखिए ये जा रहा है ना, ये हमारा पैराबोलिक होगा अप टू यहां तक, यहां तक कौन सी वैल्यू है 0.002, तो अप टू 0.002 ये हमारा पैराबोलिक होगा। उसके बाद ये स्ट्रेट जा रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट जा रहा है अप टू 0.002, ये हमारा 0.002 वहां तक पैराबोलिक होगा, उसके बाद ये स्ट्रेट जा रहा है आगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट बनती है कि कहां तक पैराबोलिक होता है, अप टू 0.002 तक ये पैराबोलिक होता है।
ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये दिया है हमारा, जो हमने बोला था डिजाइन पर्पस के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं, ये लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना, डिजाइन पर्पस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर शैल बी assumed to be 0.60 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एफसीके के साथ। अब आगे क्या लिखा है, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू 1.5 शैल बी अप्लाइड इन एडिशन टू दिस। मतलब कि इसके अलावा हमने 1.5 को भी ऐड ऑन करना है। तो हमने किया है 1.5 यहाँ पर, ये हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल जिसको हम गामा के साथ डिनोट करते हैं। अभी जब हम इसको और पूरा क्लासिफाई करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल इस डायग्राम में मैंने अभी आपको जो जो पॉइंट्स बताए ना, वो आपको याद रखने हैं। एक की जो स्ट्रेस कर्व ऑफ कंक्रीट है वो पैराबोलिक अप टू कहां तक होता है, वो होता है हमारा अप टू 0.002 तक पैराबोलिक होता है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइन जो मैंने अभी आप बोली है कि पैराबोलिक अप टू कहां तक होता है, ये काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये अब समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, अगले जो हमारा अगला टॉपिक है। हमारा अगला टॉपिक है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखो, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की कुछ वैल्यूज दी हैं, तो आपसे पूछा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बताओ क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये हमको दिया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 250। उस केस में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है 0.53। उस अगला हमको दिया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415, उस केस में 0.48 होती है। और अगला 500 दिया है, उस केस में 0.46 होती है। तो आपसे ये सीधा पूछते हैं कि Fe 250 मेंशन है, उस केस में बताइए एक्सयू मैक्स बाय डी, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो 250 ये है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.53, तो आपका ये आंसर होगा। आपको मैंने बता दिया Fe 250 में 250 क्या होगा, ये हमारा Fy होगा। यही मैंने यहाँ लिखा है Fy। ठीक है, Fy मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, आप सिंपल पूछेंगे आपसे Fe 415 दिया है, तो बताइए इसकी एक्सयू मैक्स बाय डी की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है। उस केस में इसकी वैल्यू होती है 0.48। ठीक है, अब ऐसे होगा, ये ऐसे पूछते हैं ये पॉइंट में जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। अब एक तो आपसे सीधा वैल्यू पूछेंगे, एक पूछते हैं आपसे न्यूमेरिकल। सपोज कीजिए आपको, मैं यहां बताता हूँ आपको Fe 250 गिवन है, तो आपको इफेक्टिव डेप्थ दी है 200 mm। अब बोलेंगे निकालिए, इसकी निकालिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होगी। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स यू मैक्स बाय डी इक्वल टू, अब 250 के केस में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होती है, वो होती है 0.53। अब हमको एक्स यू मैक्स निकालना है, 0.53 मल्टीप्लाई डी। डी इफेक्टिव डेप्थ है, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 200। बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वो हमारा एक्स यू मैक्सिमम होगा। तो एक ऐसे पूछते हैं, एक तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछते हैं, और एक पूछेंगे आपको सीधा फॉर्मूला। इस मतलब कि आपको पूछ लेंगे कि वैल्यू बताइए कि 250 की वैल्यू कितनी होगी, 415 की वैल्यू कितनी होगी, 500 की वैल्यू कितनी होगी। एक तो सीधा आपसे वैल्यू पूछ लेंगे। देखो, मैं आपको साथ साथ में दोनों तरीके से कवर करा रहा हूँ, दोनों तरीके से साथ में बता रहा हूँ कि किससे कैसे कैसे पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, आई होप ये आपको पता चल गया होगा। अब अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल मेंबर फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर शुड बी टेकन एज 1.5 फॉर कंक्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील। अब जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 1.5 किसके केस में, कंक्रीट के केस में, और 1.15 लेते हैं किसके केस में, स्टील के केस में। सीधा ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि बताइए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है कंक्रीट के केस में। उसके केस में आएगा 1.5, और पूछ लेंगे स्टील के केस में कितनी होती है,
उसके केस में आएगा 1.15। तो ये आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है। कंक्रीट के केस में वैल्यू कितनी होती है और स्टील के केस में वैल्यू कितनी होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की। मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। कंक्रीट के केस में वैल्यू होती है 1.5 और स्टील के केस में वैल्यू होती है 1.15 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज अभी हम जितना भी पढ़ा है ना उसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, वो है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन। ठीक है, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं वो आपको भी याद रखनी है। देखिए आइए हम सबसे पहले पहले हमने पढ़ा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का था फ्लेक्सचर। अब हम पढ़ेंगे कंप्रेशन। सबसे पहली अजम्पशन आइए पढ़ते हैं। द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज 0.002। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई एग्जाम में और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन, किसके कंप्रेशन में, इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज, उसका आंसर होगा 0.002। देखिए सारा खेल जो है ना वो है स्टेटमेंट का। आप अगर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ गए ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद रखनी है। काफी डाटा है आईएएस कोड का, अगर आप स्टेटमेंट इधर उधर कर दोगे ना, मिक्सअप कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप याद नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से पहले स्टेटमेंट पढ़नी है कि स्टेटमेंट में पूछा क्या, पूछ क्या रहा है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहली स्टेटमेंट है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज, उसका आंसर होगा 0.002। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट भी इस हिसाब से पूछी गई हुई है, ये भी एग्जाम में आई हुई है। ये मैं आपको बता दूंगा कि किस एग्जाम में पूछी गई हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, ये मार्क कर देता हूँ, इसका 0.002 आएगा। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मैक्सिमम the maximum compressive strain at the highly compressed extreme fiber in concrete subjected to axial compression and bending and when there is no tension on the section shall be, बस आगे आपसे सीधा फॉर्मूला पूछेंगे ये 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर। ये जो स्टेटमेंट है ना, जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे होंगे ना, गेट का पीवाईक्यू देखना, जो गेट एग्जाम होता है हमारा उसका पीवाईक्यू देखना, ये स्टेटमेंट एज इट इज आई हुई है, एज इट इज। कि बोला उन्होंने द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द हाईली कंप्रेस एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग एंड व्हेन देयर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन शैल बी, आगे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे, तो इसका आंसर होगा 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर। तो ये आपको पॉइंट ये भी याद रखना है। तो ये हमारा था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन के केस में। ये आपको दो अजम्पशन है कंप्रेशन के केस में, आपको ये दोनों अजम्पशन बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब आ गया हमारा शेयर। अभी हमने पढ़ा फ्लेक्सचर, अभी हमने पढ़ा कंप्रेशन, अब हमारी बारी आती है शेयर की। ठीक है, इसमें आपसे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछते हैं एग्जाम में। देखिए जब हमारी होगी यूनिफॉर्म डेप्थ, क्या होगी, यूनिफॉर्म डेप्थ, उस केस में जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ वी इक्वल टू वी यू बाय बी डी। अब वी यू क्या होता है, वी यू होता है हमारा शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड्स। बी क्या होता है हमारा ब्रेथ होती है, ब्रेथ ऑफ द मेंबर विच फॉर फ्लेंस सेक्शन शैल बी टेकन एज ब्रेथ ऑफ द वेब बीडब्ल्यू। एंड डी, स्मॉल डी क्या होता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। स्मॉल डी हमारा होता है इफेक्टिव डेप्थ और जो कैपिटल डी होता है वो होता है हमारा ओवरऑल डेप्थ। जिस जिस बच्चे ने मेरे जो सारे जो लेक्चर है ना अप टू पार्ट अभी तक 10 कर लिए हमने कवर टोटल, अब अच्छे से पढ़े होंगे ना,
उसको आगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस कोड में, इसकी बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अब देखो, हमारा ये तो था नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला जब हमारी यूनिफॉर्म डेप्थ थी। अब वेरिंग डेप्थ के केस में नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ये VU प्लस माइनस MU बाई डी टेन बीटा बाई BD। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये अभी तक किसी एग्जाम में मैंने ये देखा नहीं है, ये आपको फिर भी याद रखना है, लेकिन ये काफी बार पूछा जा चुका है। या तो सीधा पूछते हैं कि बताइए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ, तब इसका फॉर्मूला होगा टाउ वी इक्वल टू VU बाय BD। या तो आपको VU की वैल्यू दी होगी, B और D की वैल्यू दी होगी, तो आपको बोलेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालिए, या तो सीधा न्यूमेरिकल पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, या तो फॉर्मूला पूछेंगे या तो आपसे सीधा न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। तो दूसरा आपको याद रखना है, वेरिंग डेप्थ के केस में फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना है। यह अभी फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा नहीं हुआ है, लेकिन आपको फिर भी ये रिकॉल रखना है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, ये डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का टॉपिक है अब हमारा। अब इस केस में ना ये एक वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वैल्यूज अभी तक मैंने कोई जेई एग्जाम में तो देखी नहीं है, लेकिन ये एई के एग्जाम में आई हुई है ये वैल्यूज, तो ये भी आपको याद रखना है। ये है हमारा क्लॉज 40.2.1.1। अब लिखा है फॉर सॉलिड स्लैब्स द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट शैल बी टाउ सी इंटू के, वेयर के हैज द वैल्यूज गिवन बिलो। अब सॉलिड स्लैब्स के केस में जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट होती है वो होती है शैल बी टाउ सी इंटू के। अब के की वैल्यूज जो यहाँ नीचे मेंशन है, आपको सीधा याद रखनी है कि ये पूछा, ऐसे ही पूछा हुआ है स्टेटमेंट बनाकर कि फॉर सॉलिड स्लैब द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट शैल बी टाउसी के, वेयर के हैज वैल्यूज गिवन बिलो इन केस ऑफ डेप्थ 300 और मोर देन वैल्यू ऑफ के इज 1। ऐसे पूछा है एग्जाम में, यहां से लेके यहां तक आपको पूरी स्टेटमेंट दी थी एग्जाम में, और बोला था कि बताइए के की वैल्यू क्या होगी जब हमारी ओवरऑल डेप्थ 300 और या 300 से ज्यादा होगी, तब के की वैल्यू होगी 1। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 250 वाला, कि यहां से लेके यहां तक आपको एज इट इज स्टेटमेंट दी थी, पर आपको आगे बोला था कि जब हमारी ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब है 250 उस केस में के की वैल्यू कितनी होगी, उस केस में के की वैल्यू होगी 1.10। तो ये आपको टेबल एज इट इज याद करना है, ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कहेंगे बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे पीवाईक्यू में, लेकिन मैंने एनालिसिस किया है एई के एग्जाम में, कहीं कहीं स्टेट के एई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कैसे पूछा हुआ है मैंने अभी आपको वो बता दिया। ठीक है, तो अब आपको ये भी याद रखना है ऐसे ही। तो आइए अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है हमारा विद शेयर इन्फोर्समेंट। ये टॉपिक तो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। अंडर नो सर्कमस्टांसिस इवन विद शेयर reinforcement shall the nominal shear stress in beam tau v exceed tau c maximum। देखो, ये यहां पर टीवी लिखा है ना, ये टीवी नहीं है, ये है हमारा टाउ वी, तो ये है हमारा टाउ सी मैक्सिमम। टाउ वी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है। अब आप मैं जो बोलूंगा ना वो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मतलब कि किसी भी हालत में जो हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है टाउ वी, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए टाउ सी मैक्सिमम। ये आप याद रखिए, किसी भी हालत में जो हमारा टाउ वी है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो है वो हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए। टाउ सी मैक्सिमम हमारा होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट करना, क्या आपको यहाँ पर ऊपर लिखा है, मैं आपको पहले वो पढ़ाता हूँ। अंडर नो सर्कमस्टांसिस इवन विद शेयर इन्फोर्समेंट शैल द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन बीम्स टाउ वी एक्सीड्स टाउ सी मैक्सिमम। मतलब कि किसी भी हालत में जो हमारा टाउ वी है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए टाउ सी मैक्सिमम से।
ये आप याद रखना। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट ये आ गई। अब दूसरा टाउसी मैक्सिमम जो है, जो हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं जिसको, उसकी वैल्यूज एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उस केस में हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। उसका आंसर होगा 2.5। आप देख लेना एसएससी जेई में 2019-2020 में इस टेबल में से काफी क्वेश्चन बने हैं। अब आपसे बोलेंगे कि M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, बताइए उस केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तब होगी हमारी 3.5। अब आपको बोल दें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उस केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी हमारी 2.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये आपको टेबल बहुत अच्छे से याद रखना है, और जो ये मैंने आपको स्टेटमेंट 3-4 बार रिपीट की है, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप अब आपको ये टेबल और जो मैंने स्टेटमेंट ऊपर बताई है वो आपको अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में हमारे। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। देखिए, अब जब हमारा टॉवी, ये टीवी लिखा है, इसको आप चेंज कर लेना, इसका टॉवी कहते हैं इसको हम। जब हमारा टॉवी लेस देन होगा टाउसी से, गिवन इन टेबल 19, टेबल 19 भी बताता हूं मैं आपको अभी, उस केस में मिनिमम शेयर इनफोर्स हम प्रोवाइड करेंगे। ये स्टेटमेंट आती है कि व्हेन टाउवी इज लेस देन टाउसी मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। अगला पॉइंट होगा व्हेन टाउवी लेस देन टाउसी मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। अब क्वेश्चन पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसका आंसर होगा जब हमारा टाउवी लेस देन होगा टाउसी में, उस केस में हमारी मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अब टाउवी आपको पता है वो होता है हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। अब टाउसी हमारा होता है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सी भी कहीं भी डाउट होगा ना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना, बताना, कमेंट सेक्शन में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा सारा डाउट आपका। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब हमारा टाउ भी लेस देन टाउ सी होगा, तब हम मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर हमारा टाउ भी एक्सीड हो गया टाउ सी से, उस केस में शेयर इन्फोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। उस केस में हम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इन इन तीन में से किसी भी फॉर्म में, या तो वर्टिकल स्टिरप्स, या बेंट अप बार्स अलोंग विद स्टिरप्स, या इंक्लाइंड स्टिरप्स। अब ना पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर टाउ वी एक्सीड हो गया टाउ सी से, तो शेयर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं किन किन फॉर्म्स में। इन तीन फॉर्म में शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, या तो वर्टिकल स्टिरप के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जब बेंट अप बार्स अलोंग विद स्टिरप्स, मतलब कि बेंट अप बार्स के साथ स्टिरप्स को कंबाइन करके प्रोवाइड करते हैं, या थर्ड केस होता है हमारा सॉरी, थर्ड केस होता है हमारा इंक्लाइंट स्टिरप, इंक्लाइंट स्टिरप के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये तीनों केस आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब ये तो आपको हो गया मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। जब हमारा टाउ भी लेस देन टाउ सी होगा, तो हमको मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी ही करनी है। अगर हमारा टाउ भी ज्यादा हो गया टाउ सी से, उस केस में शेयर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं तीन फॉर्म में। तीन फॉर्म में जो पहला आता है हमारा वर्टिकल स्टिरप्स, दूसरा आता है हमारा बेंट अप बार्स लॉन्ग विद स्टिरप्स, और तीसरा आता है हमारा इंक्लाइंड स्टिरप्स। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, आपको एज इट इज ही याद रखनी है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, जो टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स हैं, जो टू द पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है, मैं अभी आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ अच्छे से। मैं अगर आपके लिए 100% एफर्ट दे रहा हूँ ना, तो मेरे को इतना एक्सपेक्ट है कि आपसे कि आप भी बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपको ये अपनी कॉपी में नोट करना है। तो अब हमारा अगला है, ये नोट की फॉर्म में लिखा है कुछ, ये पढ़ना है। देखिए, वेयर बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड, अब जहां पर हम बेंट अप बार्स प्रोवाइड करेंगे, देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड शेयर रेजिस्टेंस शैल नॉट बी मोर देन हाफ दैट ऑफ द टोटल शेयर इन्फोर्समेंट। वहां पर कंट्रीब्यूशन उनका शेयर शेयर इन्फोर्समेंट के टुवर्ड्स कितने से मोर देन नहीं होना चाहिए, हाफ दैट ऑफ द टोटल शेयर इन्फोर्समेंट।
ये मैंने नोट की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि ये नोट भी एग्जाम में आया हुआ है, एई के एग्जाम में आया हुआ है, स्टेट के जो एग्जाम होते हैं ना वहां पर आया हुआ है ये भी। सीधा पूछा था, लिखा था वेयर बेंटा बार्स आर प्रोवाइडेड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स शेयर रेजिस्टेंस शैल नॉट बी मोर देन, आगे फिलअप थी, आगे फिलअप थी, फिर आगे था दैट ऑफ द टोटल शेयर इन्फोर्समेंट, ऑप्शन थे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो इसका क्या आंसर होगा? हाफ। 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। फिर से रिपीट करता हूं, मैं नोट में लिखा है वेयर बेंटा बार्स आर प्रोवाइडेड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स शेयर रेजिस्टेंस शैल नॉट बी मोर देन हाफ दैट ऑफ द टोटल शेयर इन्फोर्समेंट। तो ये आपको नोट करना है, और जो ये हाफ है ना इसको आप अंडरलाइन कर देना अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। आई होप ये आपको तीनों के तीनों, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक में। तो ये है हमारा टेबल 19, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की वैल्यूज ऑलमोस्ट एग्जाम में दी होती है। ये आपको मैं सिर्फ टेबल बताना था। तो ये हमारा टेबल 19 है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। ठीक है, तो मैं होप आप सबने ये टेबल देख लिया होगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, shear reinforcement shall be provided to carry a shear equal to Vu minus tau CBD. The strength of shear reinforcement VUS shall be calculated as below. अब shear reinforcement की strength निकालने के ना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो स्टेटमेंट है ना यहां से लेके यहां तक, ये भी एग्जाम में आई हुई है। आपको पूछा है शेयर रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू कैरी ए शेयर इक्वल टू, उसका आंसर होता है Vu माइनस टाउ CBD। देखिए जहां पर भी मैंने टीवी लिखा है ना उसका मतलब है टाउ वी, जहां भी मैंने टीसी लिखा है ना उसका मतलब है टाउ सी। तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, जहां पर भी मैंने टीवी लिखा है उसका मतलब है टाउ वी, जहां पर भी मैंने टीसी लिखा है उसका मतलब है टाउ सी। ठीक है, एक तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, मतलब कि क्वेश्चन बन गया। तो आपसे ये पूछा है ये वी यू माइनस टाउ CBD फॉर्मूला। अब स्ट्रेंथ ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट निकालने के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्टिकल स्टिरप्स के केस में स्ट्रेंथ ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला होता है ये 0.87 FY AGV इंटू डी डिवाइड बाय SV। FY क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टिरअप और बेंट अप रिइंफोर्समेंट व्हिच शैल नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। SV क्या है हमारा? SV है हमारा स्पेसिंग ऑफ द स्टिरअप्स और बेंट अप बार्स अलोंग द लेंथ ऑफ मेंबर। AGV क्या है तो हमारा ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। D क्या है हमारा? इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो सीधा पूछ लेंगे वर्टिकल स्टिरअप्स का केस दिया होगा, बताइए स्ट्रेंथ ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तब ये फॉर्मूला होगा। जब आपको वैल्यूज दी होंगी डाटा की तब आपको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट निकाल दो। स्ट्रेंथ ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट हम डिनोट करते हैं VUS के साथ। अब सेम ऐसे ही होगा कि बताइए इंक्लाइंड स्टिरअप दिया है तो उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट का क्या फॉर्मूला होगा? अब होगा ये फॉर्मूला 0.87 FY ASV इंटू डी डिवाइड बाय SV साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब थर्ड स्टेटमेंट ये होगी फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार्स ऑल बेंट अप एट द सेम क्रॉस सेक्शन, उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट का क्या फॉर्मूला होगा? उस केस में फॉर्मूला होगा ये VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASV साइन अल्फा। तो आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखनी है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और अगर आपको जो कंडीशन दी होगी उस हिसाब से वो फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट हमारे टॉपिक में। देखिए, ये ऊपर कुछ एक स्टेटमेंट है वो आपको याद रखनी है। शेयर फेलियर एट सेक्शन ऑफ बीम्स एट कैंटिलीवर्स विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट विल नॉर्मली ऑकर ऑन प्लेन इंक्लाइंड एंड एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये स्टेटमेंट एज इट इज डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछी हुई है। इस स्टेटमेंट में पूछा जाता है एंगल कितना होता है, कितने डिग्री पे होता है, यह पूछा जाता है, ये होता है 30 डिग्री।
अब स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। देखिए ये जो की पॉइंट्स है ना, मैं आपको वो भी मार करके देता हूँ। देखिए लिखा है ना विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट, ये भी आपको मैंने मार करके दिया हुआ है, क्योंकि मैंने खुद पहले पीवाई की एनालिसिस किया हुआ है ना, मेरे को पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, देखिए मैं फिर से बताता हूँ ऑप्शन ऑप्शन का क्वेश्चन कैसे था। शेयर फेलियर एट सेक्शंस ऑफ बीम्स एंड कैंटिलीवर्स विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट विल नॉर्मली ऑकर ऑन प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल फिलअपली टू द हॉरिजॉन्टल। उसका आंसर था 30 डिग्री, उसका आंसर था। तो ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज याद रखनी है। अब हमारा अगला टॉपिक है शेयर एंड टोर्जन। इसमें हमारा सिंपल आता है, सबसे पहले इक्विवेलेंट शेयर। अब आपसे सीधा पूछेंगे कि इक्विवेलेंट शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसमें भी आ गया ना फॉर्मूला, तो ये आपको फॉर्मूले सारे याद रखने। इक्विवेलेंट शेयर को हम वी के साथ डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी यू प्लस 1.6 टी यू बाय बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट शेयर का, ये आपको याद रखना है। वी यू डिनोट करता है हमारा शेयर को, टी यू डिनोट करता है हमारा टॉर्जनल मूवमेंट को, बी हमारा डिनोट करता है ब्रेथ ऑफ द बीम को, और इक्विवेलेंट शेयर को हम डिनोट करते हैं वी के साथ। ठीक है, इक्विवेलेंट शेयर को आपको सीधा या तो न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, ये जो वैल्यूज के डाटा गिवन होंगे, या आपको सीधा फॉर्मूला पूछ लेंगे, या आपको फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला था इक्विवेलेंट शेयर। अब हमारा ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। एक ये होता है इक्विवेलेंट, एक हमने पढ़ा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, एक होता है इक्विवेलेंट। देखो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, जहां पर हमारा वी यू है ना, वहां पर आ जाएगा वी ई यू। क्यों? क्योंकि अब इक्विवेलेंट का केस है, डिवाइड बाय बी इंटू डी। अब वी यू का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हमको फॉर्मूला पूरा यहां पर पुट करना है, ये यहां पर इधर पुट करेंगे, डिवाइड बाय हम बी टी कर देंगे, तो ये हमारा इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। इसका फॉर्मूला देखो हम निकालते हैं एम यू प्लस एम टी के साथ। एम यू होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन, और एम टी का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, एम टी इक्वल टू टी यू 1 + d/b डिवाइड बाय 1.7। तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो सिंपल एज इट इज इक्विवेलेंट, आपको बोलेंगे कि इक्विवेलेंट शेयर का फॉर्मूला बताइए, तब ये होगा। आपको बोलेंगे इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर का फॉर्मूला बताओ, तब ये होगा। इसमें आप इक्विवेलेंट शेयर का फॉर्मूला ये है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और आपसे पूछेंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का बताओ, तब आपको ये लगाना है। और इसमें इसमें जो एम टी होता है, ये एम टी लिखा है, एम टी का फॉर्मूला होता है ये, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा वहीं पर। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं जो अगला लेक्चर होगा उसमें आपको फिर से अच्छे से क्लासीफाई करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमने काफी टॉपिक पढ़ लिए, तो ये हमारा सेक्शन 5 आज का पूरा कंप्लीट हो चुका है, लिमिट स्टेट मेथड वाला। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी चीज में भी डाउट होगा, आप मेरे से बेझिझक पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 6, जो कि हमारी कल लास्ट क्लास होगी IS 456-2000 की। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए थैंक यू मेरी तरफ से। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।